हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग पे। डीएनए सीक्वेंसिंग के एक और मेथड जिसे हम कहेंगे पायरो सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के हमने अलग अलग मेथड स्टडी कर चुके हैं। सेंगर्स डीएनए को में न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट को देखने के लिए सेंगर्स मेथड के थ्रू भी आप उसके अरेंजमेंट को देख सकते हैं, जिसे चेन टर्मिनेशन मेथड कहा जाता है। मैक्सम गिलबर्ट मेथड के थ्रू भी उसके अरेंजमेंट को देख सकते हैं, जिसे केमिकल डिग्रेडेशन मेथड्स भी कहा जाता है। आज हम नई मेथड पढ़ने वाले हैं जिसे कहेंगे पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग एक टाइप की मॉडर्न टेक्निक होती है जिसमें लाइट के इमिशन के बेसिस पे लाइट इमिट होगी, उसके बेसिस पे हम किसको देखेंगे, लाइट के इमिशन के बेसिस पे ये पता लगाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड को एडिशन या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पता लगाने के लिए लाइट डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं या लाइट को यूज किया जाता है। अब क्या क्या रिएजेंट्स यूज होंगे पायरो सीक्वेंसिंग में, ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होंगे। किसी भी डीएनए टेम्पलेट की सीक्वेंसिंग का पता लगाना है, मतलब रिएजेंट्स में सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट होगी उसमें, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट होगा तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है आपको, उसका रेप्लिकेशन कराना है, तो डीएनए पॉलीमरेज होगा। यदि डीएनए पॉलीमरेज है तो उस टेम्पलेट डीएनए की एक नोन साइट पे बाइंड होने के लिए आपको प्राइमर भी चाहिए, मतलब प्राइमर भी प्रेजेंट होगा। डीएनटीपीस होंगे क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को ही आपको ऐड करना है। उसके साथ ही बेसिकली एपीएस प्रेजेंट होता है। एपीएस मतलब एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट प्रेजेंट होगा। सल्फ्यूराइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, कैसे बाइंड होगा वो सब हम डिटेल में देखेंगे। ल्यूसीफेरिन बेसिकली प्रेजेंट होंगे, ल्यूसीफेरिन के साथ ही ल्यूसीफरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। यही ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सी ल्यूसीफेरिन का प्रोडक्शन करेगा जो लाइट इमिट करेगा, ठीक है। तो कैसे प्रोसीजर चलेगी, क्या क्या रिएजेंट्स होंगे, ये तो हमने बेसिक ओवरव्यू देखा। अब स्टार्ट करते हैं पायरो सीक्वेंसिंग की मेथड्स। पायरो सीक्वेंसिंग नाम क्यों दिया गया, इसके पायरोफॉस्फेट, इसमें रिलीज होते हैं पायरोफॉस्फेट जो मेजर रोल प्ले करते हैं पायरो सीक्वेंसिंग में। अब पायरोफॉस्फेट का क्या मतलब होगा। पायरो सीक्वेंसिंग स्टार्ट करने से पहले न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट पे बेसिकली फोकस देखते हैं। कोई भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जनरली यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो भी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होगा। ये इसका सेकंड थर्ड बेस OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ से इसके ट्राइफॉस्फेट जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अरेंजमेंट होता है आपका। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर यही होती है। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो इसका 3' एंड, जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम OH नाइट्रोजनस बेस, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने के लिए वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका 3' एंड इसके 5' एंड पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड होता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इस प्रोसेस में दो पायरोफॉस्फेट जो होते हैं वो पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, PPI के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब भी डीएनए का फॉर्मेशन है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, 3' एंड पे प्रेजेंट OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप में अल्फा जो पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। बीटा गामा जो फॉस्फेट होते हैं वो एज अ पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। यही प्रोसेस होती है न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने में। अब आप ध्यान से समझिएगा, हमें डीएनए की टेम्पलेट में सीक्वेंसिंग करानी है। कोई टेम्पलेट है ATGCA, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है, सपोज ये प्राइमर ऐड हो चुका है। अब सीक्वेंसिंग करानी है, यहाँ आपका डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया, डीएनए पॉल बाइंड हो गया है, नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। मतलब इसके साथ इसका 3' एंड होगा, ये 5' एंड टू 3' एंड जुड़ता है प्राइमर में, रेप्लिकेशन। ये 3' एंड OH जब नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, नए न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन गुआनिन थाइमिन जिसको भी जोड़ रहा है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री T को जब जोड़ेगा तो किसको रिलीज करेगा, पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा।
आई होप आपको क्लियर होगा। यदि क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसको रिलीज करेगा? पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा। यही पायरोफॉस्फेट मेजर रोल प्ले करता है सीक्वेंसिंग में, इसीलिए पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जब 3' OH से जुड़ेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और वहां पर पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पायरो सीक्वेंसिंग होगी क्या? पायरो सीक्वेंसिंग में सबसे पहले वही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिए जाते हैं। यदि लॉन्ग डीएनए तो उसे फ्रेगमेंटाइज कर दिया जाता है। बेसिकली फ्रेगमेंटाइज करने के बाद उसका डीनेचुरेशन होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसका डीनेचुरेशन होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का हो सकता है इसका पॉलीमराइजेशन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक डीएनए के टेम्पलेट का आपको पता लगाना है सीक्वेंस का। यदि हम उसका पॉलीमराइजेशन करा दें, मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर दें तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पीसीआर के थ्रू इसका पॉलीमराइजेशन होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में पायरो सीक्वेंसिंग में किस पीसीआर के थ्रू इसका पॉलीमराइजेशन होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या करा देंगे? पीसीआर, मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाएगी इसकी, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। जैसे ही मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होंगे इसको बीड्स से एसोसिएट कर दिया जाता है। ट्यूब में बीड्स डाल दिए जाते हैं जनरली। इसकी पिकोटाइटर प्लेट्स होती है, जिसमें पिकोटाइटर प्लेट्स यूज की जाती हैं। इसमें बीड्स यूज किए जाते हैं। इन बीड्स पर डीएनए को एसोसिएट कर दिया जाता है। बीड्स पे क्या कर दिया जाएगा? इस डीएनए को एसोसिएट कर दिया जाता है, मतलब डीएनए को डाल दिया जाता है। तो डीएनए क्या होते हैं? इस बीड्स पे जाके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, एक बीट पे अराउंड 1 मिलियन के अराउंड डीएनए बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो बीड्स पे जाके ये डीएनए बाइंड हो जाएंगे। अब इसमें प्राइमर डाल दिया जाता है। जैसे ही प्राइमर डाल दिया जाएगा, प्राइमर भी इस बीड्स पे जाके बाइंड हो जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना रही हूँ। ये सपोज आपका डीएनए है, प्राइमर जाके यहाँ बाइंड हो गया, ये प्राइमर। ठीक है, 5' एंड टू 3'। अब जैसे ही प्राइमर, अब आपको क्या क्या डालना है इसमें? रिएजेंट्स के फॉर्म में क्या क्या डालेंगे? वही डीएनए पॉलीमरेज डालना है, प्राइमर डालना है, डीएनटीपीज डालना है। अब रिएक्शन होगी कैसे? मैंने रिएजेंट्स तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, बट अब रिएक्शंस होगी कैसे तो वही हम देखते हैं। अब पायरो सीक्वेंसिंग में एक साथ सारे डीएनटीपीज को नहीं डाल दिया जाता है, 1 by 1, क्योंकि अगर आप एक साथ सारे डीएनटीपीज को डाल दोगे तो आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि उसकी सीक्वेंस है क्या? क्योंकि हमें, यदि हम 1 by 1 उसमें डालेंगे डीएनटीपीज तो हमें लाइट इमिट हो, यदि वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो लाइट इमिट करेगा। यदि सीक्वेंस के साथ मैच नहीं करेगा तो लाइट इमिशन नहीं होगा। अब कैसे लाइट इमिट होती है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका, ये इसके साथ प्राइमर आके बाइंड हुआ। ये क्या है? प्राइमर। प्राइमर आके बाइंड हुआ। अब फर्स्ट कंडीशन में हमने एक न्यूक्लियोटाइड को डाला, ध्यान से समझिएगा। डीएनटीपीज, किसी भी डीएनटीपीज को डालेंगे, किसी भी एक डीएनटीपी को डाला, डीएनटीपी को डाला। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन। सपोज इसकी सीक्वेंस है ATGCAT। फर्स्ट स्टेप में हमने डाल दिया थाइमिन न्यूक्लियोटाइड को डाला। ठीक है, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड इस एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री है, डीएनए पॉलीमरेज थाइमिन को इससे जोड़ देगा। अब जोड़ेगा तब इसमें क्या रिलीज होगा? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा ट्राइफॉस्फेट। ये जो थाइमिन ट्राइफॉस्फेट है वो थाइमिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो पायरोफॉस्फेट है वो रिलीज हो जाएगा। पीपीआई रिलीज हो गया। अब ये पायरोफॉस्फेट क्या करेगा? ये जो पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है ये एपीएस से रिएक्शन करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फो 5' ट्राइफॉस्फोसल्फेट से, ये एडिनाइलिल सल्फेट से रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये एपीएस से रिएक्शन करेगा ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? एटीपी का। किसका प्रोडक्शन कर दिया इसने? एटीपी का प्रोडक्शन कर दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन कर चुका है ये। जैसे इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा, रिएजेंट्स में ल्यूसीफेरिन। अब ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। एंजाइम ध्यान रखना है, सल्फ्यूराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा।
ये सब हमने रिएजेंट्स में देखा था, ये सब हम रिएजेंट्स के फॉर्म में डाल चुके हैं, लेकिन वो कब रिएक्ट करेगा, जैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड हुआ, उसने पायरोफॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, पायरोफॉस्फेट रिलीज किया, उस पायरोफॉस्फेट ने एपीएस से रिएक्ट किया, एपीएस सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के प्रेजेंट में एटीपी का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन हो चुका है। अब ये एटीपी उसी रिएजेंट्स में प्रेजेंट ल्यूसीफेरिन से बाइंड करेगा, ल्यूसीफेरिन से बाइंड करेगा, ल्यूसीफेरिन प्लस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। जैसे ही ल्यूसीफेरिन और ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, इसकी स्टेप नीचे लिख रहे हैं, एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होगा, ल्यूसीफरेज, ल्यूसीफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ध्यान रखिएगा एंजाइम कौन सा होगा, ल्यूसीफरेज। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे बाइंड होगा, सबसे पहले पायरोफॉस्फेट एपीएस से बाइंड होगा, सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। ये एटीपी ल्यूसीफेरिन से बाइंड होगा और ल्यूसीफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसका प्रोडक्शन करेगा, ऑक्सील्यूसीफेरिन, ऑक्सील्यूसीफेरिन। और जो ये ऑक्सील्यूसीफेरिन है, ये ही क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ही लाइट रिस्पॉन्सिबल होगी, लाइट डिटेक्टर के थ्रू, सेंसर के थ्रू हमें लाइट का पता पड़ जाएगा कि लाइट रिलीज हुई है, मतलब आपका जो न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड किया है वो जाके बाइंड हो चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही है, टेम्पलेट को ही बना रहा है, नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने थाइमिन को डाला था, ये टेम्पलेट का पता नहीं लगा रहा है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, मतलब हमें पायरो सीक्वेंस के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगी। उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का जब आप कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तब आपको क्या मिलेगी, उसकी बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में ऐसे ही होगा। नेक्स्ट सिस्टम पे फिर आप दूसरा न्यूक्लियोटाइड डालोगे, न्यूक्लियोटाइड का कुछ अमाउंट डाला आपने, ठीक है, 1 मोल से ज़्यादा अमाउंट ही डालेंगे हम न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट डाला। अब हो सकता है एडेनिन की जगह हमने ग्वानिन डाला, ग्वानिन डालोगे, जाके सीक्वेंस में यदि होगा उसके करस्पॉन्डिंग डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, नहीं होगा तो वो लाइट शो या पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लाइट शो नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड सेम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में फिर डालेंगे साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, स्टेप बाय स्टेप हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएंगे। इस स्टेप में एक और पॉइंट क्या है, अभी आपने जो थाइमिन डाला था वो थाइमिन जाके बाइंड तो हो गया, ठीक है, थाइमिन एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जाके बाइंड हो गया, बट उसका और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है, जो अनयूज्ड है, वो वहीं रहेगा क्या, वो उसी टाइटर में रहेगा, नहीं, जो अनयूज्ड अमाउंट है उसमें एक एंजाइम आएगा एपाइरेज। एपाइरेज जो एंजाइम होगा वो अनयूज्ड न्यूक्लियोटाइड को, जिसका यूज नहीं हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट में बचा है, एपाइरेज उस न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्ट्रक्शन कर देगा। मतलब अब हमें उसका कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन चाहिए, उस टाइटर में किसी भी टाइप के आपके न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एपाइरेज जो एंजाइम होगा वो न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनटीपी आपने डाला है उसका डिस्ट्रक्शन करा देगा, ताकि अब नए न्यूक्लियोटाइड को डालने पर लाइट इमिट और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एपाइरेज एंजाइम क्या करेगा, सल्फ्यूराइलेज क्या करेगा, ल्यूसीफरेज क्या करेगा, सबका ध्यान रखना है हमें। स्टेप बाय स्टेप आप डालोगे, स्टेप बाय स्टेप, यदि वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा तो लाइट को इमिट करेगा, यदि नहीं होगा तो लाइट का इमिशन नहीं होगा। जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। जब उस कॉम्प्लीमेंट्री का हम कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सपोज ए सी जी टी ए, ये सीक्वेंस मिली, ये तो हमें प्राइमर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिली है पायरो सीक्वेंसिंग में। जब इसका हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तभी तो आपको ये सीक्वेंस मिलेगी, मतलब मेन टेम्पलेट की सीक्वेंस आपको ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो ये थी बेसिकली पायरो सीक्वेंसिंग में क्या क्या होता है, कैसे लाइट इमिट होती है, ये देखा हमने। पायरो सीक्वेंसिंग में इसके ग्राफ के बेसिस पे आप इसको कैसे जजमेंट करोगे, ग्राफ के बेसिस पे क्या जजमेंट होगा वो देख लेते हैं। सपोज इसमें ग्राफ लाइट के इमिशन के बेसिस पे इसका ग्राफ जनरेट होता है न्यूक्लियोटाइड। अब आपने ग्राफ में देखा होगा कि आप जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हो, सपोज थाइमिन ऐड किया और उसकी पीक, लाइट इंटेंसिटी की पीक कितनी आई, मतलब थाइमिन प्रेजेंट था, ठीक है। एडेनिन, लाइट इंटेंसिटी की पीक आई, मतलब एडेनिन भी प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पर ग्वानिन की पीक बहुत ज़्यादा हायर आई है, ग्वानिन की पीक ज़्यादा आई है, इट मीन्स उसमें ग्वानिन के, यदि आप उसमें न्यूक्लियोटाइड में ग्वानिन ज़्यादा 2 अमाउंट में प्रेजेंट था, 2GG मतलब 2G ग्वानिन प्रेजेंट है उसके इंटेंसिटी के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि एक ग्वानिन से एक पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनने पे,
यदि एक और ग्वानिन होगा तभी उसकी इंटेंसिटी ऐसे ही है, क्योंकि दो पायरोफॉस्फेट जनरेट हुए हैं जिसके कारण लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सील्यूसिफेरिन का प्रोडक्शन हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे। एक ग्वानिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन लगाता है, एक पायरोफॉस्फेट को रिलीज करता, दूसरे ग्वानिन ने एक और पायरोफॉस्फेट को रिलीज किया तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड किया आपने, सपोज साइटोसिन ऐड किया, पी कितनी आई, इट मीन साइटोसिन प्रेजेंट है। और सपोज आपने पीक आई ही नहीं, इट मीन्स यदि हमने ऐड किया जी को, 4 न्यूक्लियोटाइड जी को ऐड किया और कोई पीक आपको नहीं मिल रही है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ही नहीं है, इस स्टेप पे ग्वानिन प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम पायरो सीक्वेंसिंग के थ्रू डीएनए की टेम्पलेट की सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसी सीक्वेंस से वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं हमेशा कह रही हूँ आपको, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, वो मेन सीक्वेंस नहीं है। यदि आपको मेन सीक्वेंस का पता लगाना है तो उस कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री कीजिए, तब हमें उसकी मेन सीक्वेंस या उसका कॉम्प्लीमेंट्री करने पे जो सीक्वेंस मिलेगी वो टेम्पलेट की सीक्वेंस होगी। तो ये थी पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग में कौन कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं, कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं, ये सब ध्यान से समझिएगा। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट आए आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।